Hello everyone, welcome to IIT Ashram and Dr. Ashram. IIT Ashram is for IIT JEE and Advanced, whereas Dr. Ashram is our new adventure for NEET students, right? So, my name is RS sir and I will teach you physics. So, in the first lecture of physics, we will discuss about what is physics. Okay, it is just a simple introduction as well as roadmap to the physics in your academic journey. So, आप लोग अभी चाहे 6th में हो, 8th में हो, 9th में हो या 11th में भी हो, फिर भी ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलेगा कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें थ्रू आउट योर करियर इंपॉर्टेंट रहेगी, थ्रू आउट योर एजुकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट? सो आज हम लोग फिजिक्स को एक छोटे सी जगह पे समराइज करेंगे और फिजिक्स में क्या क्या कब कब पढ़ेंगे उसके ऊपर भी हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? सो माय नेम इज RS सर एंड वी विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स. सो सबसे पहले कि फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स? तो आप सबको पता होगा, अगर आप 6th स्टैंडर्ड में होगे तो कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि फिजिक्स जो है इट इज अ वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजुस. दिस मीन्स नेचर, राइट? सो एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसका लिटरल मीनिंग होता है नेचर, और उस नेचर से हमारा फिजिक्स वर्ड डिराइव हुआ है. आप सबको पता है कि फिजिक्स जो है वो एक ब्रांच ऑफ साइंस है, राइट? एंड जब हम लोग बात करते हैं कि इट इज दिस फिजिक्स मीन्स नेचर, इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स से इंटररिलेटेड रहेगी, राइट? बिकॉज ये इतना बड़ा सा वास्ट टॉपिक है कि पूरा यूनिवर्स जो है उसकी वर्क कैसे होता है, उसकी कॉन्सेप्ट्स क्या है, हाउ यूनिवर्स वर्क, उन सारी चीजों पे फिजिक्स का डिस्कशन हमेशा आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है? सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन. सो आप सबको पता होगा कि मैटर क्या होता है. सो मैटर मतलब कोई भी चीज, जैसे कि मान लो दिस इज स्टाइलस, दिस माय पॉइंटर एज वेल एज माय टी शर्ट. कोई भी चीज जिसको आप देख रहे हो, आपको फील हो सकती है, वो सारी चीजें मैटर में आती है. जो ऐसी भी चीज होती है जो दिख नहीं रही है फिर भी वो मैटर में आ सकती है, जैसे कि एयर, हम सबके बीच में एयर है बट वी कैन नॉट see it, right? So air, liquid, gases, this all things, solids, this all things comes under the matter. Second thing which is energy, which is very important in physics. So energy क्या होती है? So अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे कि एनर्जी क्या होती है तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एनर्जी वी कैन वॉक, वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू वर्क एज वेल एज एवरीथिंग comes under the energy, right? अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. सो एनर्जी एंड मैटर का क्या इंटरेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, वो सारी चीज फिजिक्स के अंदर डील की जाती है, राइट? सो आई गेस ये बेसिक चीज आपको पता चल गई होगी कि फिजिक्स क्या होता है, क्या करता है, राइट? नेचर के बारे में अगर बात करें तो नेचर के अंदर जितने भी फिनोमेनाज हो रहे हैं वो हम लोग फिजिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स की स्टार्टिंग कहां से हुई, एज वेल एज फिजिक्स को कौन कौन से साइंटिस्ट ने बहुत आगे तक पहुंचा दिया. सो अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि फिजिक्स के अंदर अगर आपने कोई एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा तो मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि सर न्यूटन का नाम सुना है, राइट? बिकॉज न्यूटन ने बहुत सारी चीजें फिजिक्स के अंदर डिस्कस की हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के अंदर न्यूटन का नाम आपको हमेशा देखने को मिलेगा. उसके अलावा आपने शायद गैलीलियो का नाम सुना होगा. अगर हम वो बहुत ही रिसेंट की बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा, राइट? सो ये बहुत सारे बड़े फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी लाइफ पूरी की पूरी फिजिक्स के पीछे लगा दी, ठीक है? अब फिजिक्स को हम लोग कौन कौन से ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं वो देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो फिजिक्स का जो सबसे बेसिक और सबसे मेन टॉपिक आता है, या फिर मैं बोल सकते हैं कि फिजिक्स की जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज क्लासिकल फिजिक्स. इस क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी कह सकते हैं. क्लासिकल फिजिक्स इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन फिजिक्स. व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटोनियन फिजिक्स? तो आप सबको पता है आइजैक न्यूटन, राइट? आइजैक न्यूटन ने अपनी जितनी भी थियरीज दी वो सारी थियरीज को अगर हम मिला के एक छोटा सा नाम देना चाहे तो उसको हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स. आपने क्लासिकल वर्ड भी बहुत बार सुना होगा. क्लासिकल, जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक भी आपने सुना होगा, राइट? दो टाइप के म्यूजिक होते हैं, एक तो क्लासिकल म्यूजिक हो गया, दूसरा हो गया वेस्टर्न म्यूजिक.
सो क्लासिकल का मतलब होता है कि बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जीरो से स्टार्ट हुआ चीज जो होती है दैट इज नोन एज क्लासिकल। और उसके बाद जो स्टार्ट होता है जैसे कि मान लो मॉडर्न फिजिक्स। सो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब जो अभी के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है दैट इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। सो क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो एक नाम हम लोग बोल सकते हैं दैट इज आइजैक न्यूटन, और इसी के नाम से इस क्लासिकल फिजिक्स का दूसरा नाम पड़ गया है न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स क्या है? सो मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the motion of any object. So आप यहाँ पे देख सकते हो लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अलावा कोई भी मशीन, सिंपल मशीन, उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारी चीज मैकेनिक्स के अंडर आती है, राइट। और इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? सो कैलकुलस जो है वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है या फिर मैथमेटिकल टूल है जिससे हम फिजिक्स को बहुत ही इजीली पढ़ सकते हैं। और बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर हम लोग फिजिक्स के अंदर लैंग्वेज की बात करते हैं तो कौन से लैंग्वेज में हम फिजिक्स लिख सकते हैं? तो सिंपल चीज है कि फिजिक्स को लिखने के लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। और जिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है उनको जनरली फिजिक्स में दिक्कतें आती ही आती है, बिकॉज उनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, whereas फिजिक्स हैज द लैंग्वेज, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज जो है वो मैथ्स है। तो अगर मैथ्स आपको नहीं आती है थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग मैथ्स को भी समझेंगे, फिजिक्स को भी समझेंगे, सारी चीज धीरे 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 करके इस पूरे लेक्चर के थ्रू आउट हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहली बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है वो मोशन में क्यों होता है, उसका मोशन कैसा हो रहा है, वो सारी चीज डिस्कस करते हैं इन मैकेनिक्स, जिसके अंदर एक और चीज हम लोग बोल सकते हैं कि एक सब टॉपिक है दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसके अंदर लिक्विड का मोशन कैसे होगा। फ्लूइड मतलब एयर एज वेल एज गैस, इसका मोशन की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये चीज आप कब पढ़ोगे। सो अगर आप 6th स्टैंडर्ड में हो तो आपके अंदर एक सिंपल चीज, या फिर आपने 5th में ऑलरेडी मशीन्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ा है, राइट। ये भी मशीन्स जो पार्ट है दैट इज कम्स अंडर मैकेनिक्स। उसके अलावा 6th के अंदर आप एक बेसिक चैप्टर पढ़ोगे मोशन एंड टाइम। सो मोशन एंड टाइम जो है वो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर का पार्ट है। अगर हम लोग चले जाते हैं 7th के अंदर, तो 7th के अंदर भी वापस डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ये सारी चीज वापस आपको एक बार पढ़नी पड़ेगी। 7th के बाद अगर हम लोग बात करते हैं 8th स्टैंडर्ड की, सो इन 8th स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत मैकेनिक्स और डेवलप होता रहेगा, जिसके अंदर थोड़ा बहुत मैथ्स भी आना स्टार्ट होगा। अगर आप 8th स्टैंडर्ड में हो तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर, ये एक चैप्टर है जो मैकेनिक्स के अंदर आता है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रिक्शन, ये भी आपका मैकेनिक्स के अंदर आएगा, ओके। अगर आप 6th में हो तो इसके अंदर एक और चीज आप पढ़ोगे वर्क एंड एनर्जी। ये एक छोटा सा बहुत ही बेसिक टॉपिक होगा जो आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। मैं ये लेक्चर इसलिए ले रहा हूं बेटा कि तुम्हें पता चलेगा कि अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो तो स्टैंडर्ड में जो अभी पढ़ रहे हो वो फ्यूचर में भी कितना इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी कितना रिलेवेंट है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं 9th की बात करूं, सो 9th का जितना भी फिजिक्स है मैं बोल सकता हूं कि 9th का 100% फिजिक्स ओनली एंड ओनली डील्स विद मैकेनिक्स। 9th के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मोशन, इसके अंदर आप मोशन के बारे में पढ़ोगे एज वेल एज मोशन के लिए बहुत सारे इक्वेशंस भी लिखोगे, राइट। सेकेंड चैप्टर जो इसके अंदर आता है दैट इज फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको सबसे पहली बार न्यूटन के बारे में पढ़ने को मिलेगा और उन्होंने एग्जैक्ट लॉज क्या दिए थे वो सीखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेविटेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें तो वर्क एनर्जी एंड पावर, ये भी आप 9th के अंदर पढ़ोगे। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आएगा दैट इज वेव एंड साउंड। सो वेव एंड साउंड अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स का पार्ट है, बट एक और टॉपिक से रिलेटेड है जिसको हम लोग
वेव मोशन की तरह जानते हैं। तो वेव एंड साउंड जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैकेनिक्स के अंडर ही आता है, बट ये सारे इंटरलिंक रहेंगे, जैसे कि वेव एंड साउंड डिफरेंट रहेगा। अगर हम लोग यहां तक बात करें तो 9th तक आपको मैकेनिक्स पढ़ने में आएगी, 10th में बिल्कुल भी मैकेनिक्स नहीं आएगी, और वापस जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे, सो इन 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट आपने जो भी 9th में पढ़ा था पूरा का पूरा वही चैप्टर रिपीट होगा। ओके, रिपीट होने का मतलब ये है कि ये सारे जो आपने इतने पढ़े थे वो तो आएंगे ही आएंगे, एज वेल एज और भी कुछ कुछ इसमें ऐड होता रहेगा। सो अगर 9th के पूरे सिलेबस की बात करें तो सारा का सारा कॉपी पेस्ट होके 11th में आपको आने वाला है। सो 9th के अंदर बहुत ही जो आपका जो फंडामेंटल होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग हो गए तो 11th में जाके फिजिक्स बहुत ही इजी लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, सो 9th के लिए हम लोगों ने बात कर लिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैकेनिक्स है वो कहाँ कहाँ आएगा वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद डिस्कस करते हैं बहुत ही छोटा सा टॉपिक, वैसे हम बोल रहे थे छोटा सा, बट एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एंड विच इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम लोग किसके अंडर पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे। अगर आप 7th स्टैंडर्ड में होगे तो आपने ऑलरेडी हीट एंड टेम्परेचर करके फर्स्ट चैप्टर होगा आपका, वो आपने पढ़ा होगा। अगर आप 8th में आओगे तो वहां पे इन जनरल थर्मोडायनेमिक्स में कोई चैप्टर नहीं है। आप 9th में आओगे वहां पे भी थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल नहीं है। आप जब 10th में आओगे, 10th के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी विच इज अ वेरी वेरी बिग ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट, और ये जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी की वो आपको इसके अंदर पढ़ने को आएगी। और हम बोल सकते हैं कि भाई हीटिंग इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कुछ ना कुछ छोटा सा है थर्मोडायनेमिक्स पे, बहुत ही लिमिटेड, बट मेन थर्मोडायनेमिक्स आप जब 11th में आओगे तब आएगा। सो इन 11th स्टैंडर्ड यू विल लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो मतलब क्या हो रहा है? हीट का टेम्परेचर, हीट का एंड टेम्परेचर की स्टडी। सो अगर मैं हीट की बात करूं तो आपने देखा होगा कि अगर मान ले आपको व्हीकल चलाना है, आज कोई भी व्हीकल चल रहे हैं, वो अभी तक पेट्रोल पे चल रहे हैं, राइट, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी पे भी जाने वाले हैं, बट अभी जो चल रहे हैं दैट इज मेन जो है वो फ्यूल है। फ्यूल में क्या होता है भाई? फ्यूल को जब हम बर्न करते तो हीट प्रोड्यूस होती है, और ये जो हीट की स्टडी करके हमारा इंजन जब चलने वाला है, ओके, तो फ्यूल विच गिव्स हीट एनर्जी एंड दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर मोशन। मोशन आता है किसमें? मैकेनिक्स में। तो अगर मान लो किसी ने इन दोनों चीज को, क्लासिकल फिजिक्स एज वेल एज थर्मोडायनेमिक्स को ऐड कर दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि इससे आपका कार का जो वर्किंग है, कार के इंजन का वर्किंग है, वो आप सीख सकते हो, राइट। सो थर्मोडायनेमिक्स आपका स्टार्ट होगा इन योर 11th स्टैंडर्ड। 7th में छोटा सा हीट एंड टेम्परेचर क्या होता है, एंड देन 11th स्टैंडर्ड में इसके अंदर इंजन कैसे वर्क करते हैं वो सारी चीज आगे पढ़ने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिक्स। क्या है इसमें? देखो, सो वेव्स, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि वेव्स आपको पढ़ना है। कब पढ़ोगे? डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड में वेव्स का छोटा 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 टॉपिक्स आता रहेगा। वेव्स का ही एक दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है दैट इज लाइट। लाइट आप सब लोगों को पता है भाई लाइट क्या होता है, जिसकी वजह से मैं देख सकता हूं। अगर मेरे पास लाइट नहीं है देन भले ही आंखें हैं बट फिर भी मैं देख नहीं सकता हूं विदाउट लाइट। सो लाइट भी क्या है? एक वेव है। साउंड भी क्या है? एक वेव है, राइट। सो साउंड एंड लाइट एक वेव है, और उस वेव की स्टडी को हम लोग क्लास कब करेंगे? सो आपने देखा होगा क्लास 8th के अंदर एक चैप्टर आएगा आपका साउंड का, साथ ही साथ लाइट का भी चैप्टर इसी क्लास के अंदर आएगा। एज वेल एज आप अगर 7th में याद होगा तो 7th में भी आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ऐसे टर्म्स कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। उसके बाद अगर उससे और ऊपर जाए जैसे कि 6th स्टैंडर्ड, तो 6th स्टैंडर्ड के अंदर भी आप लोगों ने लाइट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा है। रिफ्लेक्शन, एक्लिप्स कैसे होता है, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, शैडो कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें बेसिक है लाइट के लिए जो आपने 6th में पढ़ी होगी। 8th तक आपका साउंड एंड लाइट आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 9th में, सो 9th के अंदर मैंने छोटा सा टॉपिक बताया था वेव, मोशन एंड साउंड, वो आप पढ़ने वाले हो
9th स्टैंडर्ड में, राइट, वेव एज वेल एज साउंड। और इसमें बस एक ही चैप्टर है 9th में, बट जैसे ही आप 10th में आओगे, 10th के अंदर साउंड का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बट दो बड़े बड़े चैप्टर लाइट के ऊपर है। सो लाइट जो है इट इज ऑल्सो अ वेव, बट उसकी जो नेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है साउंड के कंपैरिजन में। ओके, लाइट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करके हम अपने यूनिवर्स के बारे में बहुत सारी चीज जान सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, ये सारी चीज हम कैसे जान पाओगे? इसको मैकेनिक्स से बहुत ही कम रिलेशन है, बट अगर मैं बात करूं ऑप्टिक्स की तो देखा होगा आपने टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज जब लाइट पे स्टडी करके डेवलप की तभी हम आगे एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और ये सब पढ़ पाए। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको लाइट के 2 चैप्टर आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यही आगे जाके 12th में वापस रिपीट होते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें 11th के अंदर। सो 11th के अंदर वापस आपको साउंड के बारे में पढ़ने को मिलेगा, वेव्स एंड साउंड। 11th में मस्त मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशंस के साथ आप साउंड को पढ़ोगे। 9th एंड 10th तक इक्वेशन बहुत ही कम हो गए, बट 11th में आपके साउंड के इक्वेशन बनेंगे। देन इन 12th स्टैंडर्ड वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? सो ऑप्टिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद लाइट। ऑप्टिक्स का मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद लाइट। आप 12th में वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, एज वेल एज यहाँ पे एक और चैप्टर आता है जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, राइट। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि अगर आप अभी छोटे स्टैंडर्ड में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 6th में हो, तो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसी के ऊपर बिल्डिंग बनने वाली है, और इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से आपको अभी जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उसको पढ़ना, उसको समझना, रटने का नहीं है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अच्छा एक और चीज, बहुत ही बड़ी चीज मैं मिस कर रहा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। 6th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था फन विथ मैग्नेट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चैप्टर, फन विथ मैग्नेट। ये फन विथ मैग्नेट क्या होता है? सो हम सबको पता है सर मैग्नेट क्या होते हैं। सो मैग्नेट होते हैं जो आयरन, कोबाल्ट एंड निकल को अट्रैक्ट करे। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का तो कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, बट अभी से मतलब अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का अभी तो हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, राइट। सो बट यहां पे देखो तुम लोग, एक चीज लिखी हुई है इधर, हाँ यहां पे एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ये 2 चीज लिखी है और बाजू बाजू में एकदम। उसका रीजन ये है दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कुछ ना कुछ अंदर रिलेशन है। आपने 6th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी होगी, फन विथ मैग्नेट के अंदर ही पढ़ा होगा, दैट इज अगर मान लो एक आयरन बार ले ले, उसके ऊपर एक कॉइल लगा दे और इस कॉइल में करंट फ्लो करवा दे। अगर मैंने इसमें करंट फ्लो करवा दिया तो ये जो आयरन बार है वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव होता है, विच मीन्स करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकता है। मतलब कि दोनों बहुत ही अच्छी तरह से इंटर रिलेटेड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे इन योर 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को लिंक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों 10th स्टैंडर्ड के अंदर लिंक होगा। लिंक होने के बाद मैग्नेटिज्म, लिंक होने के बाद 12th में जब आप आओगे तो 12th के अंदर इसी के इक्वेशंस पढ़ने को मिलेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी वैल्यूज कैसे लिखी जाती है, ये सारी चीज आप वापस 12th के अंदर रहोगे। ये जो टॉपिक है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, बहुत ही वास्ट और बहुत सारी चीजें जो तुम अभी यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो ये डिजिटल पैनल हो गई, तुम्हारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे चलती है। एज वेल एज अगर और अंदर हम लोग डिस्कस करें तो आप देख रहे हो ये लाइट का एक कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो डायग्राम है लाइट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तुम बहुत जगह यूज करते हो। जैसे कि मान लो यहाँ पे वी हैव अ लेजर हियर, राइट, आई हैव अ लेजर। सो ये जो लेजर है वो भी क्या है,
इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वाईफाई चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम्हारा इंटरनेट यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, सारी चीज किसके बेसिस पे चल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये सारी चीज तुम वापस 12th के अंदर जब जाओगे तो 12th के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो फिजिक्स का टॉपिक है, रिलेटिविटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी रिसेंट फिनोमेना। अगर आपने आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा। एक बहुत ही फॉर्मूला है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला, E = mc²। सो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिविटी। ये पूरा फिजिक्स का एक अलग से ही टॉपिक आ गया जिसने पूरी फिजिक्स को हिला दिया। फिजिक्स को हिला देने का मतलब बहुत सारी चीजों की जो थियरी न्यूटन ने डिस्कस की थी, उस थियरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक अलग से ही नए तरीके से देखना स्टार्ट किया। स्पेस टाइम एंड स्पेस और मास को कनेक्ट करने के लिए भी, मतलब कनेक्ट करती हुई भी थियरी रिलेटिविटी के अंदर है। राइट, सो ये जो टॉपिक्स है बहुत ही रिसेंट है और आपको 12th स्टैंडर्ड तक कहीं पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बट बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी आप रिलेटिविटी पे नहीं करोगे। एज वेल एज क्वांटम फिजिक्स वेरी रिसेंट फिनोमेना। ये सारी चीजें आती है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ये पूरी जो स्लाइड है उसको हम लोग बोल सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इससे पहले जो फिजिक्स चल रहा था दैट इज योर क्लासिकल फिजिक्स। ये जो है क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? तो जस्ट नाम से पता चल रहा है कि क्वांटम फिजिक्स का मतलब होता है कि जब हमें डिस्कस करते हैं बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, जो कभी दिखते ही नहीं है, बट अगर एक साथ मिल जाए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज बन सकती है। राइट, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंडिविजुअल स्टडी को हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स, जिसके अंदर बहुत सारी थियरी आई। स्ट्रिंग थियरी एक बहुत ही फेमस थियरी है। राइट, सो ये थियरीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन और ये सारी चीज आप अगर करना चाहते हो तो आपको कॉलेज लेवल तक जाना पड़ेगा। 12th स्टैंडर्ड तक एटॉमिक थियरी, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका बहुत ज्यादा कुछ डिटेल डिस्कशन नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद द फ्यूचर क्या है फिजिक्स का? सो अभी जो फिजिसिस्ट होते हैं या फिर अभी जो एट प्रेजेंट फिजिक्स में जो चल रहा है या फिर जो आगे होने वाला है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है। डार्क मैटर। जैसे बेटा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, वैसे मैटर भी दो टाइप के हो सकते हैं, मैटर एंड दूसरा है एंटी मैटर। इन द सेम वे एनर्जी भी दो टाइप की हो सकती है, नॉर्मल एनर्जी एंड डार्क एनर्जी। सो जो डार्क एनर्जी है, जो क्वांटम ग्रेविटी है, वो ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग अभी जानते नहीं है। हम लोगों ने जस्ट प्रपोज किया हुआ है कि ऐसी ऐसी चीजें कुछ हो सकती है, बट उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च एट प्रेजेंट चल रही है। और एक छोटा सा टॉपिक दैट इज फिलोसॉफी ऑफ फिजिक्स। ओके, आपने शायद मेटाफिजिक्स सुना होगा। अब ये मेटाफिजिक्स का नाम क्या है? मेटाफिजिक्स किसके अंदर आता है? सो मेटाफिजिक्स एक चीज है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, जिसमें स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर ज्यादा ये टर्म का यूज होता है मेटाफिजिक्स का। बट हम लोग बात करें कि फिजिक्स के अंदर जो भी थियरीज है उसको कहीं ना कहीं फिलोसॉफी के अंदर भी देखा गया है। मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग सोच रहे हैं, अपनी जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको फिलोसॉफी कहते हैं। राइट, और ये है पूरे फिजिक्स के अंदर का पूरा, मतलब अभी तक का जितना भी फिजिक्स है वो एक पिक्चर में अगर दिखाना है तो इस पिक्चर को हम लोग देख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर बहुत सारी चीज हो गई, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गए, काइनेमेटिक्स आ गया, आपका क्लासिकल फिजिक्स आ गया, रिलेटिविटी आ गया, फिलोसॉफी आ गया, एंड दूसरी बहुत ही बड़ी चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, तो काज्म ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कि ये तो हम लोगों को पता है इतना, बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं है, जिससे हम लोग कभी भी आज तक कभी देखने को नहीं मिला, कभी किसी ने सोचा भी नहीं है। दैट इज नोन एज काज्म ऑफ इग्नोरेंस, कि हमें पता ही नहीं कि क्या है और क्या क्या फ्यूचर में भी आ सकता है। ठीक है, सो ये बेसिक तुम्हारा फिजिक्स के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज आ गई। इसमें से आप बहुत ही बेसिक चीजें आप अपने 12th तक पढ़ोगे। क्लासिकल फिजिक्स आप पूरी पढ़ सकते हो, मैं बोल सकता हूँ कि ऑलमोस्ट पूरी। उसके अलावा आप मैं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ोगे। राइट, उसके अलावा ऑप्टिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ोगे, वेव्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे। कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स बहुत ज्यादा इसके अंदर डिस्कशन नहीं होता है, बिकॉज ये भी एक कॉलेज लेवल का है। इसके अलावा आप क्वांटम फील्ड थियरीज,
ग्रेविटी, जनरल रिलेटिविटी, ये सारी चीज आप कॉलेज लेवल पे पढ़ सकते हो। सो इन स्टैंडर्ड 6 to 12 आप फिजिक्स के सिर्फ 2 या 3 टॉपिक को ही टच करने वाले हो। इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, ठीक है। सो अब थोड़ा